नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम दीपिका आनंद है। मैं बिहार के गया जिले से हूँ और वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्रथम वर्षीय छात्रा हूँ। मैं नेशनल डिटेक्टिव फोर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर वक्तृत्व प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ। मेरा प्रतियोगी क्रमांक है NDF.C69। मेरे भाषण का विषय है महिलाओं के अधिकार। सबसे पहले यह समझना होगा कि अधिकार का मतलब क्या होता है। अधिकार केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने, अपनी मर्जी के फैसले लेने और समान अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता देती है। आज 2026 में हम स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति में दुनिया को राह दिखा रहे हैं, लेकिन इसी चमक के पीछे एक छिपा अंधेरा कोना भी है। हम साल में एक दिन 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाकी के 364 दिन वही समाज स्त्री को उसकी सीमाओं की याद दिलाने में लगा रहता है। अक्सर लोग गर्व से कहते हैं, हमने लड़की को पढ़ने की अनुमति दी है, पत्नी को जॉब करने की अनुमति दी है, सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति दी है। यहाँ तक पुरुष यह भी बोलते हैं कि हमने अपनी पत्नी को मायके जाने की अनुमति दी है। पर मेरा प्रश्न यह है कि आप अनुमति देने वाले होते कौन हो? हम सब इंसान हैं। जिस तरह एक पुरुष को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, उसी प्रकार एक महिला को भी किसी की अनुमति नहीं चाहिए। हमें समझना होगा कि लड़का या लड़की केवल बायोलॉजिकली अलग पैदा होते हैं, लेकिन जेंडर के खांचों में उन्हें समाज ने बांटा है। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि बेटा नहीं है तो यहाँ जाओ वहां जाओ, मन्नतें मांगो। और जब पढ़े लिखे लोग ऐसी अटपटी बातें करते हैं तो मुझे कोई झिझक नहीं है बात कहते हुए कि वो आज भी अनपढ़ के समान है, क्योंकि कक्षा 8वीं की बायोलॉजी की किताब में साफ साफ लिखा है कि लड़का या लड़की का होना पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। हम कहते हैं समाज शिक्षित हो रहा है, पर केवल डिग्रियां लेना शिक्षा नहीं है। मुझे याद है जब एक शिक्षक ने मुझसे कहा था, तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हें नौकरी जल्दी लेनी होगी, क्योंकि तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी। माँ बाप तुम्हें घर पर बिठा कर नहीं रखेंगे। मेरा प्रश्न है, मेरे जीवन का यह फैसला लेने का अधिकार आपको किसने दिया है? शिक्षक का काम केवल किताब के पन्ने पर लटना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी है। लेकिन वह खुद रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे थे। आज भी बेटे को इन्वेस्टमेंट और बेटी को लायबिलिटी यानी बोझ समझा जाता है। बेटे के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल और बेटे के लिए काम चलाऊ शिक्षा या शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) का अपमान है, जो कहता है कि हर बच्चे को बराबर अवसर देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। समाज में जो पुरुष घर के बाहर महिलाओं के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, वही पुरुष घर आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, हिंसक व्यवहार करते हैं, या सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का हनन है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 30% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। अगर हम अधिकारों की बात करें तो हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसा कानून है। इसके अलावा भारतीय कानून महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार भी देता है, ताकि वह गरिमाहीन और हिंसक समाज से बाहर निकल सके। अनुच्छेद 21 अब हमें निजता का अधिकार भी देता है, जिसके तहत एक लड़की अपनी शिक्षा, करियर और शादी जैसे व्यक्तिगत फैसले स्वयं ले सकती है। हम देखते हैं कि शादी जैसे बड़े फैसले आज भी घर के पुरुष लेते हैं, तो क्या यह लड़की की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत एवं विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 के मामले ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया है। लेकिन जब एक लड़की अपना कानूनी हक मांगती है तो समाज उसे लालची करार कर देता है। यही कारण है कि आज भी 80% से अधिक संपत्ति पुरुषों के नाम पर है। राजनीति विज्ञान की छात्रा होने के नाते मैं देखती हूँ कि राजनीति में महिलाओं की संख्या आज भी कम है। ग्रामीण इलाकों में अगर कोई महिला चुनाव जीतती भी है तो वह केवल नाम की मुखिया होती है। सत्ता उसके पति या पुरुष रिश्तेदारों के हाथ में ही होती है। इसे आमतौर पर प्रधानपति संस्कृति कहा जाता है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का
अपमान है जो कि समानता का अधिकार देता है। इतिहास गवाह है कि राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान लोगों ने सदियों पहले स्त्री को सम्मान दिलाने में अपनी जान लगा दी। लेकिन विडंबना देखिए, आज के पढ़े लिखे लोग इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वह अपने घर में समानता ला सके। अधिकारों की बात तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने की शक्ति न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यह सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देता है, ताकि कोई भी सामाजिक जंजीर हमारी स्वतंत्रता को दबा न सके। याद रखिए, आपके साथ हो रहे अन्याय का कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी चुप्पी है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस केवल रस्में बनकर न रह जाएं। नेल्सन मंडेला का एक कथन है, जब तक महिलाएं भेदभाव से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। मैं अपने माता पिता और इंडिया टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं यह सारी बातें आपके समक्ष रख पाई। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वह केवल मेरे शब्दों को न सुने, बल्कि उस सोच पर विचार करे जो आज भी हमारे समाज को पीछे ढकेल रहा है। समानता को केवल भाषण या किताब का हिस्सा न रहने दे, इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।